ये ग्राफ दर्शाता है कि आखिर सिंगापुर ने लास्ट 50 सालों में कैसे खुद को डेवलप किया। ये ग्राफ सिंगापुर के 50 साल का जीडीपी ग्रोथ दर्शाता है। आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे सिंगापुर इतना अमीर बना। दुनिया में ऐसे काफी कम देश हैं जो इतने कम समय में इतना ज्यादा डेवलपमेंट अचीव कर पाए। सिंगापुर इनमें से एक है। पर आखिर सिंगापुर ने ये कैसे किया, उसे समझने के लिए हमें सिंगापुर का इतिहास जानना होगा। 18वीं सेंचुरी में सिंगापुर ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट बन के उभरा। समय के साथ सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया का महत्वपूर्ण बंदरगाह बनकर उभरा। आइलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण लोग यहाँ पलायन करने लगे और सिंगापुर का जनसंख्या बहुत रैपिडली ग्रो हुआ। पर 1965 में जब सिंगापुर ब्रिटिश एम्पायर से अलग हुआ, तब सिंगापुर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। गरीबी और बेरोजगारी इस देश की प्रमुख समस्या थी। लगभग देश के आधे से ज्यादा लोग झुग्गियों में रहते थे। सिंगापुर को एक ऐसे लीडर की तलाश थी जो देश की स्थिति को सुधार सके। सिंगापुर के उस नए लीडर का नाम था ली क्वान यू। वो बहुत ईमानदार आदमी थे। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर का इंपॉर्टेंस समझते थे। उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज ने सिंगापुर को पूरी तरीके से बदल दिया। वहां की सरकार ने नागरिकों के लिए सबसे पहले अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की। सिंगापुर की सक्सेस स्टोरी में वहां के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है। सिंगापुर का आज 70% टोटल आउटपुट उनके देश के अंदर चलने वाले फॉरेन कंपनी से आता है, जिसमें बैंकिंग, शिपिंग और ऑयल इंडस्ट्री शामिल है। सिंगापुर कुछ प्रमुख कारण से इन इंडस्ट्रीज के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। न्यू कंपनी और स्टार्टर्स सिंगापुर को सुरक्षित और स्टेबल लोकेशन की तरह देखते हैं। आजादी के बाद सिंगापुर ने कई प्राइवेट एसेट्स नेशनलाइज किए। इस समय फॉरेन कंपनीज यहां इन्वेस्टमेंट करने से कतराती थी, पर आज के समय सिंगापुर सबसे सेफ डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जिस वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज अपना ऑफिस सिंगापुर में सेटअप करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उसके लिए सिंगापुर स्विट्जरलैंड की तरह ऑपरेट करता है। और इसका एक कारण ज्योग्राफी भी है। सिंगापुर एक इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर स्थित है जो एशिया की इकोनॉमिक पावर हाउस को यूरोप से जोड़ता है। ये सारे रीजंस एक साथ मिलकर सिंगापुर को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। सिंगापुर ने बहुत ज्यादा पैसा लोगों को एजुकेट करने में और स्किल करने में लगाया है। शुरुआती दिनों में सिंगापुर रॉ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी और इस छोटे से आइलैंड को स्मार्ट होना जरूरी था। सिंगापुर ने मिडलमैन का काम किया। जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए सिंगापुर के पास इनफ रिसोर्सेस नहीं थे, पर उन्होंने मिडलमैन बनकर ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री को स्थापित किया और आज सिंगापुर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक है। सिंगापुर का सर्विस सेक्टर छोटे पॉपुलेशन के बल पर ग्रो नहीं कर सकता था, पर वो एशिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए न्यूट्रल बेस की तरह काम किया। सिंगापुर ने टूरिज्म इंडस्ट्री में भी अपना फ्यूचर देखा। क्योंकि सिंगापुर एक छोटा देश है, तो वहां कोई ट्रैवल करने के लिए अलग सा प्लान नहीं बनाएगा, पर ट्रैवलर्स सिंगापुर में स्टे करते हैं। सिंगापुर ने खुद को चाइना, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मिडलमैन की तरह स्थापित किया। इस तरह से सिंगापुर ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडस्ट्री को भी संभाला है। किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए एक मिडलमैन जरूरी है। वही काम सिंगापुर ने भी किया है। तो आपको वह लग रहा होगा कि सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड है जहां बैंकिंग बिल्डिंग्स हैं, ट्रेड में कम टैक्स लगता है और वर्ल्ड क्लास पोर्ट है, तो उसकी बुनियाद एक सोशलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में रखी गई है जो काफी शॉकिंग है। किसी भी बिजनेस स्टार्टर्स के लिए सिंगापुर में टैक्स बहुत कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के सिटीजन्स टैक्स पे नहीं करते हैं। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने कार्स पर सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है ताकि यहाँ के लोग उसे खरीद ना सके और ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन ना हो। अगर सिटी में ट्रैवल करना है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो और बस का प्रयोग करना होगा जो बहुत एफिशिएंट है। इस तरह से एक फ्री मार्केट इकोनॉमी और गवर्नमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज सिंगापुर में बिजनेस करना बहुत इजी बना देती है। सिंगापुर अपने सख्त कानूनों के लिए भी जाना जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति की वाईफाई चोरी करते हैं तो आपको $10,000 का जुर्माना और 3 साल की जेल भी हो सकती है। अगर आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हैं तो आपको $10,000 यानी 5 लाख तक का पेनाल्टी लग सकता है। अगर आप टॉयलेट को सही से फ्लश नहीं करते हैं तो आपको $500 यानी 30,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर आप अपने आसपास गंदगी करते हैं तो आप पर $5,000 यानी 2 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर आप सिंगापुर में च्युइंग गम खाते हैं या बेचते हैं
तो आपको 1 लाख सिंगापुर डॉलर्स का जुर्माना लग सकता है, यानी 55 लाख का पेनाल्टी, और 2 साल की जेल भी होगी। इन्हीं सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण सिंगापुर स्वच्छ, सुरक्षित और संपन्न है। पर सिंगापुर के पास बहुत सी चैलेंजेस भी हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में ये नीचे से 180 देशों में 160 है। सिंगापुर में इनकम गैप भी है। वो बात अलग है कि सिंगापुर के सिटीजन्स दुनिया के सबसे संपन्न लोगों में से एक हैं, पर यहाँ अब भी थोड़ा इनकम गैप है। इसके अलावा सिंगापुर का फर्टिलिटी रेट दुनिया में काफी कम है, जिसका असर जनसंख्या में काफी नेगेटिव पड़ेगा। तो हम इस वीडियो से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंगापुर के पास खुद की अलग अलग समस्याएं भी हैं, पर उसने सही और इफेक्टिव पॉलिसीज के कारण खुद को काफी कम समय में विकसित और दुनिया में नंबर 1 देशों में से एक बनाया। अगर आपको जानना है कि आखिर कैसे साउथ कोरिया डेवलप कंट्री बना और कैसे टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी, तो आप मेरा ये वीडियो भी जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।